एक मशहूर शायर ने कुछ पंक्तियां कही हैं कि बिकने वालों को भरोसा बहुत था बाजार पर, फूल रखा रह गया और बोली लगी थी खार पर। मतलब जो बिकने वाले थे, जो डट्टी पॉलिटिक्स के कुछ चेहरे थे, वो बाजार में उनकी खूब बोली लगी। लेकिन आदित्य देवीलाल जैसे फूल आज भी महक रहे हैं और जो अड़ंगा यानी जो खार था वो बिक गया। आदित्य देवीलाल आज यहाँ पर आए हुए हैं इनेलो दफ्तर में, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हरियाणा की डट्टी पॉलिटिक्स के बीच में बहुत सारे बिकाऊ चेहरे हैं और एक आदित्य देवीलाल एक ऐसे चेहरे हैं जो आज भी कस्तूरी की तरह महक रहे हैं, जो बिके नहीं हैं। तो खुद को आज आप जब शीशे में आज आपने देखा होगा या जनता के बीच में जा रहे हैं या औरों की अक्स से खुद को आदित्य देवीलाल देख रहे हैं, तो आज संतुष्ट हो रहे हैं या इसकी बजाय आपके मन में भी ये आता है कि 20 करोड़ रुपए, 30 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए कुछ आदित्य देवीलाल के पास भी होते? क्या कहेंगे सर? सबसे बड़ी चीज़ थी कि जैसे ही चुनाव हुआ, सेशन चल रहा था, अगले दिन सुबह मैं फिर सेशन में गया और मैं सारी रात ये सोच रहा था कि जिन लोगों ने हम लोगों को वोट दिया, एमएलए बनाया, मेरे बराबर भी विधानसभा में लोगों ने अपना एमएलए बनाया, हरियाणा में हर जगह एमएलए जीत के आए, चाहे वो किसी दल के हों, और बहुत आशा उम्मीद भरोसे के साथ, प्रेम प्यार के साथ लोगों ने जी जान के साथ बाजियां लगा लगा के अपने लोगों को जिताया। और जब ये धनबल का खेल चला, जो कि संविधान की किस तरीके से हत्या की गई, प्रजातंत्र के गले को घोंटा गया और वोटों की खरीद फरोख्त, ऐसे लग रहा था जैसे भिंडी बाज़ार में सब्जियों के भाव लग रहे हों। कोई आलू जा रहा है, कोई टमाटर जा रहा है, कोई प्याज की तरह लोग जा रहे हैं। तो मैं खड़ा होकर मैंने चौधरी देवीलाल का चश्मा लेके गया था मैं अपने दादा का, और मैंने खड़ा होकर कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तेरे को काली भेड़ नज़र नहीं आ रही, ये चश्मा लगा, पहले अपने आप को आईने में देख, फिर अपने बेटे को आईने में देख, उसके बाद पीछे मुड़, इन 36 लोगों को देख, तेरे को काली भेड़ नज़र आएगी। हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा खेल खेला गया। आज तक कभी ऐसी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई। क्या सोचते होंगे हरियाणा के लोग? और किस नंगे नाच में, किस बेशर्मी से ये बीजेपी भी बेनकाब हुई है, क्योंकि बीजेपी का भी एक वोट कैंसिल हुआ। उस कैंसिलेशन के कारण ये करमवीर बोध जो है, किस्मत वाला आदमी था, बच गया। इसको मारने में हुड्डा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने तो ये भी सुना है कि इनको कोई जानता नहीं था, कोई नाम नहीं जानता था। टिकट मिलने के बाद हुड्डा के 3-4 चेले वो इसको लेके गए और इसको कहा कि पैरों के हाथ लगा, और जब इसने ऐसे गोड्डे पे हाथ लगा, ऐसे नहीं, दोनों पैर झुक के उसको वहाँ पे पहले जलील किया गया कि दोनों पैर ऐसे झुक के हाथ लगा, उसके बाद हम सोचेंगे तेरे को आशीर्वाद देना कि नहीं देना। तो ये तो ऐसे लोग हैं कि अपने चुंगल से बाहर किसी को पसंद नहीं करते, और अपने बेटे से आगे इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खड़गे साहब ने कहा जा रहा है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला का इनेलो का खास तौर से धन्यवाद है, वो किया है, लेकिन दीपिंदर के जो लफ्ज़ थे शायद आज भी आप लोगों को लेकर बेहद पॉजिटिव वो नहीं थे, आरोप लगा रहे थे आज भी। तो करमवीर बोध तो ये पूरी जनता के सामने है कि आप लोगों की मेहरबानी पर पहुंचे हैं। लेकिन सर, ये सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या आप लोग इस ट्रैप से बच गए? क्योंकि अगर आप इसका पार्ट होते तो कांग्रेस का उम्मीदवार हार था। पूरे 5 साल ये आप पर आरोप लगते कि आपने बीजेपी की मदद की है। तो क्या खुदा भी मेहरबान हुआ है इनेलो पर, या मतलब अब की बार पूरा आप लोग तैयार थे, सोच समझकर इनकी रणनीति में आप लोग नहीं? ऐसा नहीं था। शातिर आदमी षड्यंत्र करता है। चौधरी देवीलाल का दल है लोक दल। चौधरी देवीलाल ने कभी षड्यंत्र नहीं किया, भोले भाले सीधे आदमी थे, उनके साथ होता था। लेकिन हरियाणा का तख्त भी छोड़ना पड़ा तो उस आदमी ने उसकी भी अहमियत नहीं समझी। जो शातिर लोग हैं वो षड्यंत्रकारी हैं। हमने पहले दिन से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला ने मीटिंगें ली जिलेवार, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि आप गाँव में जाओ, लोगों से पूछो वो क्या चाहते हैं। चौधरी देवीलाल भी हमेशा लोगों से पूछते थे कि आपको क्या, कौन सा नुमाइंदा चाहिए, क्या करना है,
हर निर्णय चौधरी देवलाल ने लोगों से पूछा। चौटाला साहब भी समाज के अंदर जाते थे, गांव में, बड़े गांव में बैठते थे, बताओ क्या करना है। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने भी कार्यकर्ताओं को कहा कि आप गांव-गांव जाओ, लोगों की भावनाएं क्या है पूछो। आम जन की आवाज़ निकल के आई कि हमें ना बीजेपी के साथ जाना है ना कांग्रेस के साथ जाना है। आम जन की पीएससी की मीटिंग जींद में हुई, उस मीटिंग में सब लोगों ने अपने अपने जो व्यक्ति विचार थे वो रखे, जो जन भावना के विचार थे वो रखे। अंत में सब ने ये फैसला लिया कि हम आप अभय सिंह जी आप पे छोड़ते हैं, जो फैसला आप करोगे वो मान्य होगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम लग गए और ये चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। नांदल अपना जब पर्चा भरने गए, पर्चा भरते जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने वहाँ कहा कि मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। दोबारा फिर सवाल पूछा पत्रकार बंधु ने, कहीं पे गलत ना सुने, तो दोबारा फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में कहा हम बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मुझे हैरानगी थी कि एक व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और वो बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट का, कैसे संभव है। आपकी ये मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह रही है कि नांदल से भी आप लोगों का बदला शायद पूरा हुआ। ना, ऐसा नहीं है। हम लोग कभी ऐसी ओछी राजनीति, एटलीस्ट मैं नहीं सोचता ना। मैं इसलिए मुस्कुराया कि लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो, भी एक तरफ पर्चा भर रहे हो और एक तरफ कह रहे हो मैं प्रेसिडेंट हूँ, और भरते ही आके खड़े होके कह रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम आप में अगर नैतिकता हो, कम से कम हरियाणा की पब्लिक को तो मूर्ख ना बनाओ। आपकी मुस्कुराहट के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार ऐसा बूस्ट, ऐसा प्रोटीन शेक आपको मिला है जिससे आपकी एनर्जी 7वें आसमान पर है। एक तो हमेशा मुस्कुराने वाले, चाहे हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, लेकिन नो सीरियस मुख्यमंत्री के चेहरे की हवाइयाँ आप लोगों ने उड़ा दी। कांग्रेस आज बिखराव की स्थिति में है। दूसरा, जो सतीश नांदल हैं, कभी आपकी पार्टी से जुड़े होते थे, उनको आपने हरा दिया। तो कहते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में हैं शायद इनेलो की, इसलिए ये मुस्कुराहट है। इनेलो जन भावना के हिसाब से गई, जनता की भावना थी। आज हरियाणा के हर व्यक्ति ये सोचता है कि कम से कम हरियाणा में एक व्यक्ति तो ऐसा है, एक पार्टी तो ऐसी है जो हमारे वोट को नहीं बेचेगी। हमने जो मान सम्मान एमएलए चुन के भेजा है, कम से कम हमारे एमएलए तो बिकाऊ नहीं है। कांग्रेस का तो ये हाल हो गया कि कांग्रेस के बाकी एमएलए इस बात के जोर दे रहे हैं कि हुड्डा साहब आप पोलिंग एजेंट थे, अगर जिन लोगों ने 5 तो वोट आपके क्रॉस हुए हैं, 4 वोट आपके कैंसिल हुए हैं, आप उन 9 लोगों के नाम जाहिर करो, नहीं तो लोग हमें भी ये मानेंगे कि हम भी काली भेड़ हैं। आपने सोशल मीडिया पे देखा है, गोकुल सेतिया ने डिमांड की है कि, और इसने जस्सी ने डिमांड की है। अभी तो धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर ये रोड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोग भी अपने विधानसभा में कोई ब्याह शादी कांड मोखान जाएंगे तो लोग उनसे क्या पूछेंगे। सर, आप भी बीजेपी के साथ कुछ समय तक रहे थे, तो आपके जाहिर तौर पर पार्टी ने संपर्क किया होगा, सतीश नांदल ने भी कोई संपर्क किया होगा, तो कुछ निजी कुछ बातचीत बताना चाहेंगे? मेरे पास नांदल जी के फ़ोन आए, मैंने नहीं उठाए, क्योंकि आजकल लोग ये रिकॉर्डिंग करते हैं। मेरे पास मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि यार नांदल साहब तेरे को फ़ोन कर रहे हैं, एक बार फ़ोन पे उठा लो। मैंने कहा ठीक है। उनका फ़ोन आया, मैंने उठाया, इलेक्शन से 2 दिन पहले। बोले जी आप कहाँ हो? मैं कहा मैं अपने घर पे हूँ, एमएलए फ्लैट में हूँ। बोले जी मैं मिलूँगा। कोई बात नहीं। 9:30 बजे रात को ये मेरे पास आए। मैंने कहा जी बैठो, क्या पियोगे? कॉफ़ी पीऊँगा। मैंने कॉफ़ी पिलाई। बताओ? क्या जी मैं तो वोट मांगने आया हूँ। मैं बहुत अच्छा है, मांगने चाहिए। इतनी बात हुई, चले गए। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि मैं सबके पास जाऊँगा। ठीक है, जो चुनाव लड़े सबके पास जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने ये कह दिया था कि हमारा निर्णय हमारी पार्टी के लोग करेंगे। पार्टी का जो निर्णय था कि हम लोग अब्सटेन करें, हमने अब्सटेन किया। इन्होंने ये सोच रखा था कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग कर रखी है, सारा हमारा सिस्टम पैक है। इन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे अंदर का ही एक भाग जाएगा। इनके अंदर का एक भाग गया, इसलिए करमवीर बौद्ध की जान बच गई। नहीं तो हुड्डा और सैनी रल मिल के तो सारा सिस्टम साफ करे बैठे थे। मैंने एक बयान दिया था सिरसा में कि ये मुख्यमंत्री हंसता रहता है, इसका इलाज कराओ, कोई ना कोई नशा करता है। जैसे ही चुनाव हारे, मुख्यमंत्री आए बोला लोकदल बी टीम है, तो इसका मतलब इसका इलाज तो कराना होना चाहिए।
अगर ये अपने आप को इलाज कराए तो बढ़िया रहेगा, इसके तो दिमाग हिला हुआ है। उपचुनाव में हो सकता है हरियाणा की जनता को जाना पड़े, इतने कम समय में पहली बार चुनाव में झोंका जा रहा है शायद में भी, उसके लिए इनेलो क्या अभी से तैयार है, आप प्रिपेयर हैं, क्या आप सोच रहे हैं, किस तरह चल रहा है आपका सारा? मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा जी, जब जब हरियाणा के अंदर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई है, हरियाणा की जनता मायूस हुई है, हरियाणा की जनता को परेशान किया गया, तंग किया गया, जुल्म किए गए, तब तब हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल परिवार ने आगे बढ़ के बलिदान देने का काम किया है। चौधरी बंसीलाल ने बहुत जुल्म किया, चौधरी देवीलाल ने बाई इलेक्शन इस्तीफ़ा दिया, ललकारा कि आप आओ और मैं मैम से दोबारा लड़ूंगा, और लड़े, जीते, शपथ नहीं ली, फिर चैलेंज किया। जब हमारे पे धक्के से ये किसान कानून थोपे गए, पूरे हिंदुस्तान में पहला आदमी था चौधरी अभय सिंह चौटाला, जिसने किसानों के लिए, गांव देहात के लिए इस्तीफ़ा देने का काम किया और चैलेंज किया बीजेपी को कि तुम आओ, और उन कृषि कानून के तहत लड़े। भूपेंद्र हुड्डा और उसके बेटे ने अगर उस दौरान एक ब्लॉक समिति मेंबर का ही इस्तीफ़ा दिलाया हो तो बताओ, खुद का तो बात दूर है, ये खुद तो कुछ नहीं करते, ये तो लोगों को सूली चढ़ाते हैं। तो इन्होंने अब जैसे 9 सूली चढ़ाए हैं, इनसे ही पूछो कि तुम किसान आंदोलन के टाइम में कहाँ थे, लोगों के साथ क्यों नहीं थे, जब किसानों पे अत्याचार होता था किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े थे? हमारे परिवार ने कभी इस बात की परवाह नहीं की, हम हमेशा जुल्म और जातियों के खिलाफ सड़क पे रहते हैं, जनता के साथ रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपका जो कोर वोट बैंक होता था उसमें बहुत सालों से सबसे बड़ा वो रोड़ा थे। दीपेंद्र हुड्डा के रूप में बहुत सशक्त चेहरा जिसने सालों तक आप लोगों को प्रभावित किया, क्या आप इतनी क्षमता और इतनी कुव्वत रखते हैं कि इस बिखराव के बावजूद आप दीपेंद्र हुड्डा के एरा को रोहतक आसपास के क्षेत्र में क्या चुनौती देने का मादा इनेलो रखती है, और क्या ये बेहतरीन मौका मानते हैं जो अब आया है आप लोगों के पास में? आप इनको दलेर मानते हो? सबसे कमज़ोर दिल खरगोश का होता है, ये तो उससे भी कमज़ोर है दोनों। ये तो वर्दी के थानेदार हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये तो यहाँ लोगों में भ्रम फैला रखा है, सत्ता का, फलाना दिमका, कुछ नहीं है। मैं तो 95 से यहीं घूमता आया हूँ। ठीक है, ये तो हमारे परिवार की पार्टी के 2 हिस्से हो गए, उस कारण हम बहुत पीछे चले गए। अब फिर है, मैं जज्जर जिले का प्रभारी हूँ। दीपेंद्र को कहो किस चौराहे पे आना है, मैं आ जाता हूँ। कुश्ती करानी है, इसके साथ करा लो कुश्ती मेरी, क्या दिक्कत है? तो ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ कभी राहुल गांधी आता है उसके पीछे चमचे की तरह घूम लेते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं क्योंकि इनके पास पैसा है। आप पत्रकार हैं, पत्रकार भी 2-3 तरीके के होते हैं। आप सबसे निराले हैं क्योंकि आप दबंग हैं, आप अपने ईमान को नहीं बेचते। बहुत लोग बेच देते हैं, वो उसकी फ़ोटो नहीं खींचते जिससे वो उसकी जुत्ती पर आ रहा होता है। वो सोचते हैं वो जुत्ती पर आ रही है, तो नीचे की फ़ोटो खींचते नहीं, उसको तो ये खींच देते हैं उसने कंधे पे हाथ रखे, अरे कंधे पे हाथ रख रखे, जूता पर आ रहा है नीचे। तो वो ऐसे लोग हैं। तो इसमें ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये मिल रहे हैं, मेरा दादा जेल गया चौधरी देवीलाल, मेरा ताऊ जेल गया, भ्रष्टाचार के मामले में नहीं, नौकरियों के मामले में। उसमें लिखा है कि एक भी लेन देन पैसे का नहीं हुआ, ये लिखा है। नौकरी दी, अपने लोगों को दी, पीढ़ियों से लोग पीछे लगे हुए, साथ लगे हुए, क्या पूरी चीज़ है। इनको जेल जाने से डर लगता है, इसलिए बीजेपी की शरण में बैठे हैं, बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। आखिरी सवाल है, आदित्य देवीलाल से भी डर लगता है पार्टियों को? अब तो ठीक है ना, आदित्य देवीलाल जो चाहते हैं उसी टाइप की पार्टी भी सेट है, आपकी राजनीति भी सेट है, हम मान के चले ना अब ये यहीं पे आदित्य देवीलाल चलने वाले, ठीक है? सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, मैं बेबाक आदमी हूँ, इसलिए तो मैंने ये कहा था कि जो भी बीजेपी घनीशाणी है ना, तो एसपीडीसी को टिकटें दे देना, लोग बता देंगे। तो मैं अपने असूल का, अपने विचार का स्वतंत्र और खुला आदमी हूँ, गरीब के साथ हूँ, कमज़ोर के साथ हूँ। मैं कभी धन्ना सेठों के तगड़े लोगों के साथ नहीं खड़ता, मैं तो चैलेंज लेता हूँ और चैलेंज स्वीकार करके लड़ता हूँ लोगों की लड़ाई। शुक्रिया बातचीत करने। धन्यवाद। डर्टी पॉलिटिक्स के इस दौर में ऐसे राजनेता भी हैं जो अपने ईमान को बेचते नहीं हैं। ऐसे लोगों से मिलके बतौर एक पत्रकार नहीं, एक बतौर एक निजी तौर पर भी बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे राजनेता वाकई में हमारी पॉलिटिक्स के अंदर होने चाहिए। लेकिन तमाशा खूब बन रहा है,
बहुत बेहतरीन मौका ये इनेलो के लिए। और इनेलो जैसी पार्टी जब ये घुसते हैं ना तो घुसते ही चले जाते हैं। ये रोहतक जब लोग आए थे तो हुड्डा परिवार ने निजी तौर पर बहुत इनको रोकने की कोशिश की, नहीं रुके, और अब तो मैदान ही खुला है। और खुला मैदान अगर इनेलो को मिल जाए तो कहा जाता है कि इनेलो का एक कार्यकर्ता और कांग्रेस के 100 बराबर हैं। अब ये शायद अब बख्शेंगे नहीं शायद कांग्रेस को। धन्यवाद।